युग वो नहीं होना चाहिए। चलो बोल। ठीक है ये लाइन पट्टी चलती रहनी चाहिए, इसका मतलब ठीक है ये रुकी हमारी ठीक ठीक इस पे ठीक है। हेलो दोस्तों, डिस्कवरी के स्टडी सर्किल में आप सभी का स्वागत है। आज जो है एक नई क्लास के साथ और नए सवेरे के साथ शुरू करते हैं। तो कल मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था प्रत्याहार सारे खत्म हो गए थे, सब समाप्त हो गया था। तो नई है आज, नया चैप्टर है संधि। अब है संधि। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि संधि शब्द जो है वो कैसे मिलकर बना है। देखो, हर एक कोई ना कोई जो भी शब्द होता है उसका कोई ना कोई रीजन होगा है, कोई ना कोई उपसर्ग से बना है, फिर धातु लगा है, क्या प्रत्यय है, क्या इसमें उपसर्ग है, क्या इसमें धातु है। तो उसी तरह अगर संधि शब्द में करे तो संधि में जो है सम तो है उपसर्ग, सम तो है उपसर्ग, और धा है धातु, और की है प्रत्यय। तो सम उपसर्ग होगा, सम तो होगा क्या उपसर्ग, और धा होगी धातु, और की होगा प्रत्यय। तो संधि जो शब्द है वो सम तो होगा उपसर्ग, धा होगी धातु, और की होगा प्रत्यय। तो संधि शब्द जो है सम उपसर्ग पूर्वक धा धातु और की प्रत्यय। अगर क्वेश्चन पूछे कि बताओ संधि में क्या है, तो संधि में सम उपसर्ग है, धा धातु है और की प्रत्यय है। अब हमसे पूछेगी कि संधि किसे कहते हैं? जहां पर दो वर्णों का मेल, जहां पर दो वर्णों का आपस में मेल होता है वहां पर संधि होती है। लिखो, दो वर्णों के मेल को, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। किसको कहते हैं? दो वर्णों के मेल को। जैसे कि मैं यहां पे लिख दूं विद्या जमा आलय, विद्या जमा तो जैसे विद्या जमा आलय, तो विद्या में आ है और आलय में भी आ है, तो दो वर्णों का आपस में मेल होगा तो क्या होगा? आ होगा। तो यहां पर क्या होगा? विद्यालय में दो वर्णों का मेल। उसी तरह जैसे रमेश रमा जमा ईश, रमा जमा ईश, रमा में आ है और आ के बाद ई है, और दोनों को मिलाकर एक होगा नया शब्द, तो क्या होगा? ए। तो इसलिए क्या होगा? दो वर्णों के जब आपस में मेल होगा तो उसको क्या कहते हैं? हम संधि कहते हैं। तो क्या कहते हैं? संधि। अब कभी कभी ये आ जावे क्वेश्चन की संधि कहाँ आवश्यकता है और कहाँ नहीं आवश्यक है। भाई सबसे पहले तो है एक पद में संधि होगी, दूसरी बात समास में संधि होगी, उपसर्ग में और धातु में। तो संधि है अनिवार्य है, और वाक्य विवक्षाधीन। और वाक्य में अगर हम संधि करेंगे तो वाक्य में जो संधि है वो विवक्षाधीन है। तो लिखो, संधि कहाँ अनिवार्य है? संधि कहाँ अनिवार्य है? वो एक लिखो, एक पद में, एक पद में, एक पद में, उपसर्ग में, एक पद में, उपसर्ग में, समास में, एक पद में, उपसर्ग में, समास में, धातु में संधि करना अनिवार्य है। तो कहाँ है अनिवार्य? एक पद में, समास में, उपसर्ग में और धातु में। यहाँ पे संधि क्या करना है? अनिवार्य है। एक नंबर में क्वेश्चन आया था पिछली बार सुपर टैट में कि संधि कहाँ करना अनिवार्य है। तो कहाँ पे करना अनिवार्य है? एक पद में, हाँ, उपसर्ग में, समास में और धातु में। यहाँ पे संधि करना क्या है? अनिवार्य है। अब एक और नीचे लिखो, वाक्य में, वाक्य में संधि करना या ना करना,
वाक्य में संधि करना या ना करना, वाक्य में संधि करना या करना ना करना ऐच्छिक होता है, यानी हम कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। अब जैसे कि मैं आपको सबसे पहले बता दूं मैं एक पद। अब एक पद में क्या होता है, सबसे पहले हम लेंगे एक पद। अब एक पद का मतलब होता है, जैसे मैंने यहां पे लिख दिया पावक। अब पावक क्या होगा, पावक में क्या आ रहा, आव आ रहा, तो आव के लिए हम क्या करेंगे, आव के लिए हमें औ लेना पड़ेगा, यानी अयादि संधि है यहाँ पे। तो औ के बाद हमने क्या कर दिया, कोई भी स्वर आ जावे तो क्या बन जाएगा, उसको आव हो जाएगा, तो पौ जमा आके। अब औ के बाद अगर कोई भी स्वर आ जाएगा तो उसको क्या हो जाता है, उसको आव हो जाता है, तो ये क्या होगा, आव हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा, एक पद बनेगा। समझ गए, ये क्या बनेगा, एक पद होगा। अगर मैं यहां पे कर दूं, मैंने यहां पे लिख दिया इत्यादि, इत्यादि लिख दिया, इत्यादि क्या होगा, उपसर्ग, उपसर्ग क्या होगा, इत्यादि, तो इति जमा आदि, तो ये क्या बनेगा, एक पद बनेगा। क्या बनेगा, उपसर्ग, यानी कहने का अर्थ है कि उपसर्ग में यहाँ पे उपसर्ग में होगी और ये एक पद में होगी। आगे समझाऊंगे, फिलहाल थोड़ा सा ऐसे ही बेसिकली। तो मैंने आपको बताया संधि करना जो है, सबसे पहले मैंने आपको बताया क्या, एक पद में एक पद होता है जो टोटल मिलकर ना तो वहां कोई नवावर्ण आता ना कुछ आता, यानी आव जो है वो एक पद होगा, यानी ओ के स्थान पर औ के स्थान पर और ए के स्थान पर आव होगा, तो ये क्या होगा, एक पद। अब अगर हम यहां करेंगे, अब न्याय एक है न्यायवसत, तो क्या हो जाएगा, नी जमा एवसत हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, उपसर्ग होगा नी, तो यहाँ पर उपसर्ग में क्या हो रही, संधि हो रही, क्या हो रही, संधि। तो मैंने यही बताया तुम्हें। अब मैंने क्या बताया, जैसे समास, समास में कहा मैंने, समास में जैसे मैंने लिख दिया राज पुरुष लिख दिया मैंने, तो राज पुरुष का होगा, राज्ञ है पुरुष है, तो ये समास होगा। मैंने आपको बताया कि संधि जो है, जैसे मैंने बताया कि संधि कहाँ का आवश्यकता है, केवल एक नंबर में होगा, एक तो एक पद में, एक दूसरी बात है कई में, उपसर्ग में, समास में और धातु में, वहां पे क्या होता है, संधि क्या है, अनिवार्य है, क्या है, अनिवार्य है। और वाक्य में संधि करना या करना हमारी क्या होता है, हाँ, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं, वाक्य मैंने लिख दिया राम में है गच्छति लिख दिया मैंने, राम में गच्छति, मैंने यहाँ पर राम में गच्छति लिख दिया, तो राम में अगर मैं विसर्ग को बनाऊं, विसर्ग हमेशा क्या होते हैं, ओ होते हैं, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ रामो गच्छति, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, तो ये क्या होगा, या तो ये कर दो, ये कर दो, मेरी इच्छा के अधीन है, तो इसको बोल लेंगे क्या, वाक्य। तो मैंने आपको बताया वाक्य में क्या होता है, मेरे अधीन है, या मैं करूं चाहे ना करूं, समझे। तो इससे ऐसे डीपली नहीं पूछना, केवल एक नंबर में यही क्वेश्चन पूछा कि बताओ संधि कहाँ करना अनिवार्य है, कहाँ करना अनिवार्य है, एक पद में, समास में, उपसर्ग में और धातु में, यहाँ तो क्या होगी, अनिवार्य है। अगर आपसे पूछे कि बताओ संधि कहाँ करना है ना करना हमारे अधीन है, तो कहाँ पे अधीन है, हाँ, यानी वाक्य में, वाक्य में संधि ना करना हमारे अधीन है। अब संधि विधायक अगर सूत्र है, उस सूत्र के बिना कभी संधि नहीं होने की, उसको कहते हैं परासन्निकर्षा संहिता, यानी वर्णों की अत्यंत समीपता। क्या कहते हैं, वर्णों की अत्यंत समीपता। जैसे मैं बता रहा तुम्हें, सूत्र है पराह सन्निकर्षा संहिता, इस सूत्र के बिना कभी भी संधि नहीं होती, यानी परा माने पर, सन्निकर्षा माने होता है निकटता यानी समीपता, उसको क्या कहता है, संहिता, यानी जहां पर दो वर्ण आपस में आकर मिलेंगे तो वहां पर क्या होगी, संधि होगी। तो संधि विधायक सूत्र कौन सा है, परा सन्निकर्षा संहिता। अगर आपसे एक नंबर में पूछ ले कि बताओ संधि विधायक सूत्र है, तो कौन सा है, परा सन्निकर्षा संहिता। बिना इसके संहिता के संधि नहीं हो सकती। तो मैंने आपको बताया, दो तीन क्वेश्चन अभी बताए, एक तो है संधि शब्द समुपसर्ग धा धातु की प्रत्यय होगा, दूसरी बात संधि का अनिवार्य है, एक पद में, समास में, उपसर्ग में और धातु में संधि अनिवार्य है, और कहाँ पे ऐच्छिक है, यानी करो या ना करो वाक्य में। दूसरी बात मैंने आपको बताया कि संधि विधायक सूत्र कौन सा है, परा सन्निकर्षा संहिता, यानी वर्णों की अत्यंत समीपता, यानी जहां पर वर्ण आपस में अत्यंत समीप बैठ जाओगे तो वहां पर क्या होगी, संधि होगी। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं
मैंने यहाँ पे लिख दिया विद्या और ऐसे ऐसे डैश कर दिया और धन लगा दिया आलिया। मैंने यहाँ पे ऐसा कर दिया विद्या और ऐसे करके फिर धन आलिया। तो बताओ संधि हो जाओगी या नहीं? क्योंकि देखो वर्णों की समीपता नहीं है यहाँ पे, इतना क्या होगा, हाँ। तो जब ये खाली स्थान होगा इतना सारा, तो इसका मतलब यहाँ पे सहीता यानी सहीता होने की नहीं, यानी संधि नहीं होने की। अगर मैं इसको ऐसे लिखूंगा विद्या धन आलिया, तो उसको क्या हो जाओगा, तब आपस में बैठे तो यहाँ पर क्या हो जाओगी, संधि हो जाओगी। तो आप केवल इतना याद रखो संधि का आवश्यकता है एक पद में, उपसर्ग में, समास में और धातु में। अब संधि में क्या होता है, कहाँ कहाँ संधि जो है विवक्षाधीन है, यानी कभी कभी विवक्षाधीन होता है, करो या ना करो, वो क्या होता है वाक्य में, यानी वाक्य में क्या होता है विवक्षाधीन। अब नोट करके लिखो, संधि में दो वर्ण के स्थान पर, संधि में दो वर्ण के स्थान पर एक नया वर्ण हो जाता है। हाँ, एक नया वर्ण हो जाता है। दूसरा लिखो नंबर 2, दो वर्णों में से द्वित्व भी हो जाता है। दो वर्णों में से द्वित्व का होता है दो बार, एक वर्ण क्या होता है दो बार भी लिख सकते हैं, मैं आगे आऊंगे वे उदाहरण बताऊंगा आपको। द्वित्व क्या हो जाता है, द्वित्व हो जाता है। हाँ, जैसे मैंने एक शब्द लिख दूं मैं यहां पर एकस्मिन अवसरे, जैसे मैं यहां पर लिख दूं एकस्मिन अवसरे, एकस्मिन अवसरे, तो एकस्मिन अवसरे में क्या होता है नया नया होगा, और जब इसके बाद कोई आ जाओगा तो ये सभी क्या हो जाओगा नया हो जाओगा, तो द्वित्व हो जाओगा। इसको बोलते हैं दो वर्ण की, वे आगे आओगे मैं समझा दूंगा। तो उसको क्या कहते हैं द्वित्व वर्ण, यानी दो के स्थान पर। कभी कभी पूछा है कि संधि कहाँ होती है, जहां दो वर्णों में से एक नवा वर्ण आओगा, जहां दो वर्णों में कोई द्वित्व हो जाओगा, यानी दो बार आओगा। एक और लिखो तीसरा, कभी कभी दो वर्णों में से एक तीसरा वर्ण चला भी जाता है। कभी कभी दो वर्णों में से एक तीसरा वर्ण चला भी जाता है, यानी कभी कभी दो वर्णों में से एक तीसरा वर्ण चला भी जाता है। अब देखो समझो मेरी बात। अब सबसे पहले एक हेडिंग डाल के लिखो कि संधि के प्रकार। अब लिखो संधि के प्रकार। अब देखो जो संधि होती है, जो संधि होती है वो तीन प्रकार की होती है। कितने होते हैं, तीन। नंबर 1 स्वर संधि, जिसको हम अच संधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अच संधि। नंबर 2 होगा हमारा व्यंजन संधि, जिसको हल संधि भी कहते हैं। नंबर 3 विसर्ग संधि। तो मैंने आपको बताया संधि के तीन प्रकार। स्वर संधि, जिसको हम अच संधि भी कहते हैं। नंबर 2 हो गया हमारी व्यंजन संधि, जिसको हम हल संधि भी कहते हैं। और तीसरी होगी हमारी विसर्ग संधि। तो संधि के मैंने आपको कितने प्रकार बताए, तीन प्रकार। तो संधि के कितने प्रकार हो गए, तीन। अब जो स्वर संधि है ये वाली, इसमें क्या होता है पहले बेसिकली समझो। स्वर संधि क्या होती है, स्वर संधि में स्वरों का मेल स्वरों से होता है। जो मैंने आपको 9 स्वर बता रखे, कितने बताए थे मैंने, 50 स्वर है। स्वरों की संख्या कितनी होती है, 9। तो उन 9 का ही आपस में जो मेल होगा तो वहां पर क्या होगी, स्वर संधि होगी। अगर मैं व्यंजन की बात करूं, व्यंजन संधि क्या पर होगी, जहां पर व्यंजनों का स्वरों से भी और व्यंजनों से भी, भाई जहां पर स्वरों का स्वरों से भी मेल होगा, सॉरी जहां पर व्यंजनों का व्यंजनों से भी मेल होगा और व्यंजनों का स्वरों से भी मेल होगा, वहां पर क्या होती है,
व्यंजन संधि। अगर मैं विसर्ग संधि की बात करूं तो जहां पर विसर्ग संधि का क्या होता है, व्यंजनों और स्वरों से दोनों से मेल होता है, तो वहां पर क्या होता है, विसर्ग संधि। यानी जहां पर विसर्ग का व्यंजन से भी मेल होगा और स्वर से भी मेल होगा, तो वहां पर क्या होती है, विसर्ग संधि। तो पहला हेडिंग डाल लेंगे स्वर संधि, पहला हेडिंग डाल लेंगे स्वर संधि। जहां पर जहां पर जहां पर स्वरों का जहां पर स्वरों का स्वरों से मेल होता है, जहां पर स्वरों का स्वरों से मेल होता है, वहां पर जहां पर स्वरों का स्वरों से मेल होता है, वहां पर स्वर संधि होती है। वहां पर क्या होती है, स्वर संधि। यानी मेरा कहने का मतलब है, जहां पर जो हमने आपको 9 स्वर बताए थे, यानी अचा सवराहा, यानी कहने का अर्थ है कि जो अच स्वर थे उनको क्या कहते हैं, स्वर संधि। अब लिखो यह संधि निम्न, हाँ इसमें यह संधि निम्न प्रकार की होती है, यह संधि निम्न प्रकार की होती है। यह संधि नंबर 1 दीर्घ संधि, नंबर 2 गुण संधि, नंबर 3 वृद्धि संधि, वृद्धि संधि, नंबर 4 यण संधि, नंबर 5 अयादि संधि, अयादि संधि, अयादि संधि। अब ये संधि के 5 भेद, और इसके अंतर्गत ही अयादि के अंतर्गत ही 2 संधि आती है। एक तो होती है पूर्व रूप संधि, पूर्व रूप, जी पूर्व रूप संधि, और एक होती है पर रूप संधि। पूर्व रूप संधि और पर रूप संधि ये क्या होते हैं, अयादि के अंतर्गत ही आ जाती है। ठीक है भाई, तो मैंने आपको बताया सबसे पहले क्या होता है, स्वर यानी अच संधि के अंतर्गत क्या आती है, सबसे पहले आती है दीर्घ संधि, उसके बाद आती है गुण संधि, गुण के बाद आती है वृद्धि संधि, वृद्धि के बाद आती है यण संधि, यण के बाद आती है अयादि संधि, अयादि के बाद आती है पूर्व रूप संधि, और पूर्व रूप के बाद आती है पर रूप संधि। तो मैंने आपको बताया ये जितने भी ये मैंने आपको बताए, जितने भी मैंने ये आपको बताया, इन सारों का मेल किससे होगा, स्वरों से। जो मैंने 9 बताए आपको उनसे ही इन सभी का मेल होगा। जो मैंने आपको 9 स्वर बताए नहीं, अचा सवराहा, तो उनका मेल जब आपस में होगा तो वो क्या कहलाएगी, स्वर संधि यानी अच संधि कहलाएगी। अब पहला हेडिंग डालो दीर्घ संधि, पहला हेडिंग डालो दीर्घ संधि। जो आपके समझ में ना आवे तो बता दिया, वही घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि सभी जो है सीखने के लिए आ रहे। सबसे पहले आती है तुम्हारी क्या, दीर्घ संधि। जी क्या समझ में नहीं आया बताओ, नहीं क्या चीज समझ में नहीं आई, नहीं नहीं बताओ। देखो घबराने की कोई बात नहीं है, आप ये ना सोचो कि भाई हमारी इंसल्ट हो जाओगी ऐसे पूछने से। देखो जैसे ही आप क्वेश्चन पूछोगे तभी तो आपको कुछ ज्ञान होगा। आपके घर वाले पैसे भी दे रहे पढ़ाने के, यहाँ ऐसी बात नहीं। अब हम ऐसे ही चले जाओगे तो उनकी आत्मा भी जो है तृप्त होगी, उन्हें भी वो सुकून से नहीं मिलने का। तो इसीलिए पूछने के लिए आप घबराओ ना। हम टीचर के कपड़े सार के पाट देते पूछने में, उधर पढ़ना छुटाना भारी हो जाता। देखो नॉलेज सभी को है, नॉलेज सभी को है, लेकिन उसका प्रयोग कोई कोई करे। इसके बारे में बताएंगे क्लास के बाद। तो मैंने आपको बताया सबसे पहले है दीर्घ संधि।
अब दीर्घ संधि में मैंने आपको बताया था, महेश्वर सूत्र बताया था मैंने, तो मैंने सूत्र लिखा अकय सर्वणे दीर्घा। दीर्घ संधि का सूत्र क्या है? अकय सर्वणे दीर्घा। आया समझ में? देखो सूत्र से ही संधि हो जाओगी, सूत्र से ही क्या हो जाओगी? संधि। अब अक में क्या होता है? अक में कौन कौन से प्रत्याहार आगे? अब मैंने आपको महेश्वर सूत्र बताए थे, आ ई ऊणा री रिली का। तो देखो ए ये रहा और क्या ये रहा, अक आगा। तो अक में क्या आगा? ए ई उ रीली और री और रीली। ये कितने वर्ण आगे? 5। यानी कहने का अर्थ है कि इन 5 वर्ण के बाद, भाई शुरू में ये 5 वर्ण आगे, देखो संधि के 2 भाग होते हैं, एक तो होता है पूर्व भाग और एक होता है पर भाग या उत्तर भाग। एक तो होता है क्या? एक तो होता है पूर्व भाग, एक होता है पर भाग। पर भाग भी कहते हैं उसको, और उसको कहते हैं उत्तर भाग। क्या कहते हैं? उत्तर भाग। तो उसको क्या कहते हैं? पूर्व भाग और उत्तर भाग। यानी जो धन से पहले वाला हो उसको तो बोलते हैं पूर्व भाग, और जो धन से पढ़ने वाला हो उसको बोलते हैं पर भाग या उत्तर भाग। तो संधि में हमेशा क्या होता है? पूर्व और पर। अब मैंने आपको बताया क्या, यानी पूर्व में अगर क्या होगा हमारे, ये वर्ण आगे ए ई उ री और रीली, इनके बाद अगर इनके बाद क्या कहा इसने? सवर्ण। सवर्ण माने होता है समान वर्ण, अर्थात ये के यही आ जावे दोबारे में भी। समझे नहीं? मेरा कहने का मतलब है, यानी अक प्रत्याहार में आपने 5 वर्ण ले लिए, अब इसने फिर दोबारा से कहा सवर्ण, यानी समान के समान। यानी अगर इनके बाद ये समान वर्ण आ जावे तो उस क्या करना? जो समान वर्ण होगा उसको क्या करेंगे हम? दीर्घ करेंगे। अब मैं इसकी चाल को समझ गया। इसने कहा कि अगर ए के बाद असमान वर्ण आगा तो उसको दीर्घ में क्या करूंगा? आ करूंगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर उसने कहा कि ई के बाद अगर ई आगा तो उसको मैं क्या करूंगा? बड़ी ई करूंगा। अगर ऊ के बाद बड़ा ऊ आगा तो मैं ऊ आगा तो मैं उसको क्या करूंगा? बड़ा ऊ। देखो ऐसे भी आ सकता है या ऐसे भी आ सकता है। ऊ के बाद अगर बड़ा ऊ आ जाए तो उसको भी क्या करूंगा? मैं बाद में बड़ा ही करूंगा। मेरा कहने का मतलब है, इसने कहा कि जहां पर 2 समान वर्ण आएंगे और उनके बाद क्या करूंगा? जो वर्ण बाद में आएगा उसको मैं क्या करूंगा? दीर्घ करूंगा। अब जैसे पहले में मैंने कहा कि ए के बाद या आ के बाद, इसके बाद ए आवे या समान वर्ण जुगे तो आवे, तो बाद में हम क्या करेंगे? आ करेंगे। ठीक है। दूसरी बात, अगर ई के बाद या ई के बाद ई आवे या ई आवे तो दोनों को क्या कर देंगे? हम बड़ी कर देंगे। अगर ऊ के बाद या ऊ के बाद तो उसको क्या कर देंगे? क्या हो जाएगा भाई? ओ हो जाएगा। अगर नहीं, बड़ा ओ हो जाएगा। अगर री के बाद री आवे और री के बाद फिर री आवे तो उसको क्या कर देंगे? हम ये ऐसे कर देंगे। ठीक है भाई? देखो ऐसे बना के और ऐसे करके ऐसे कर दियो। तो मैंने आपको कहा कि समान वर्ण, देखो समझो बात को। उसने कहा मुझे कि जब अक मान होता है अक प्रत्याहार, अक में क्या आगे? ए ई उ री और रीली आगे। अब उसने अच में अक है, अब सर्वर्ण मान होता है समान वर्ण, यानी जैसे ही मेरे अक प्रत्याहार आगे और ये अक जू के तू दूसरे भाग में आ जाओगे, किसमें? उत्तर भाग में या पर भाग में, तो उसके बाद क्या हो जाएगा? उसके बाद मुझे जो बाद में होगा उसको क्या करना है? मुझे दीर्घ करना है। क्या करना है? दीर्घ। अब उतार लिया ये सब ने? उतारो जल्दी। जैसे उदाहरण के लिए देखो भाई, देखो सभी सीखने के लिए आए, घबराना नहीं है। चाहे 2 बार 10 बार कितनी भी बार पूछ सका। ये नहीं कि भाई हमने जो है पूछ लिया, सर जी जो है सोचेगा कि वे तो डल ही है, इस पर तो कुछ आता ही नहीं। ऐसा नहीं। देखो हम भी तुम्हारे की तरह थे जब हम सीख रहे थे, हम भी तुम्हारे की तरह आज भी हम सीखते हैं। अभी ना सोचो कि आज हम सीखते नहीं, हम आज भी सीख के। लेकिन सीखना जब बंद हो जाओगा तब आपके अंदर ये पता लग जाओगा कि अब मेरे से आया, मुझे जरूरत नहीं है, तो उस समय आप उन्नति नहीं कर सकते।
जी 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 जी। हाँ, बहुत दुखद घटना है ये तो। हम्म। तो मैंने 3 साल दलिया खा के गुजारे। खा लोगे आप लोग दलिया? तो मैंने आपको बताया समान वर्ण। अब देखो मैं आपको बता रहा, बताऊंगा। देखो आपको बताऊंगा, मैं आपको बता रहा सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने ये बताया समान। अब जैसे कि मैंने यहां पे लिखू परमार्थ लिख दिया मैंने क्या लिख दिया? परमार्थ। अब परमार्थ में क्या होगा? परमार्थ में देखो मां के पास आ आगा, तो आने के बाद मुझे पता लगा कि दीर्घ संधि है मेरी। क्या है? दीर्घ संधि। अब जैसे ही मैं इसे तोड़ूंगा जहां पे आ रहा, तो मैं क्या करूंगा? वहां पे क्या करूंगा? परम। अब परम में क्या आगा? ए आगा। तो समान वर्ण फिर बाद में लेना, तो क्या होगा? ए और थे बचगा अर्थ। परम जमा अर्थ होगा, परम धन अर्थ। अब देखो आ के बाद जब आ होगा तो मैंने क्या कहा था? अकै सर्वणे दीर्घ से आ हो जाओगा। मेरा कहने के बाद है जब हम तोड़ेंगे तो क्या करेंगे? दोनों आएंगे, और जैसे ही हम संधि को जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद ये क्या होगा? केवल दीर्घ घेरेगा। मेरा कहने का बात है शॉर्ट फॉर्म में लेंगे। अगर कहीं पे बड़ा आ होगा किसी संधि में, बड़ा ई होगा, बड़ा आउ होगा, और रीली होगा ये वाला, तो इसका मतलब समझिए कि वहां पर दीर्घ संधि है। समझ गए? तो जैसे मैं यहां पर लिख दूं, मैंने यहां पर लिख दिया रविंद्र। मैंने यहां पर क्या लिख दिया? रविंद्र। अब रविंद्र में बताओ क्या है? बड़ी ई है। अब जब हमारी बड़ी ई आ गई, इसका मतलब ये होगा कि दोनों, मैंने क्या था? अकै सर्वणे दीर्घ से दोनों में समान वर्ण लेने पड़ेंगे, पहले वाले भाग में भी और दूसरे वाले भाग में भी। तो जहां पे ई आ रही है दो वर्ण लिख दे, रह और वह। अब इसमें ई लेने के लिए मैं क्या करूंगा? रवि करूंगा, तो क्या हो जाओगा? रवि। मैंने रवि कर लिया, रवि में ई आगा, और ई के बाद मैं क्या करूंगा? फिर मुझे समान वर्ण, मैंने क्या कहा? सूत्र क्या करा? अकै सर्वणे दीर्घ यानी समान वर्ण। तो क्या होगा? ई और बाद में क्या बचेगा? न और द्र, इंद्र। तो ई के बाद अगर ई आ गया तो इसको क्या करेंगे हम? बड़ी ई। तो बताओ समझ में आया या नहीं आया? तो मैंने आपको बताया जहां कहीं भी समान वर्ण होंगे वहां पर क्या होगी? वहां पर हमेशा क्या होगा? वहां पे हमारी दीर्घ संधि होगी। जैसे मैं यहां पे एक वर्ण और लिख दूं, भानुद्य। अब मुझे बताओ इसमें क्या आ रहा? भानुदय में क्या वर्ण आ रहा नया? बताओ। तो क्या आ रहा? बड़ा ऊ। वेरी गुड। तो क्या आ रहा? बड़ा ऊ। अब जब बड़ा आऊ आ रहा तो इसका मतलब क्या करेंगे हम? दोनों में आऊ आओगा, अकै सर्वण दीर्घ, दीर्घ संधि है, तो इसको क्या करूंगा मैं? भानु उदय। वेरी गुड। भानु प्लस उदय। तो ऊ के बाद अगर ऊ आ जाओगा तो क्या हो जाओगा? बड़ा ओ हो जाओगा। मेरा कहने का मतलब है दीर्घ यानी अकै सर्वण। देखो सूत्र पर ही काम करना हमें, और कहीं काम नहीं करना हमें केवल क्या करना? केवल सूत्र पे ही मुझे काम करना, सूत्र से सिवा मुझे और कहीं पर भी काम नहीं करना। जैसे मैं यहां पे लिख दूं विद्यालय। अब बताओ विद्यालय में क्या आ रहा? वेरी गुड। तो क्या करेंगे हम इसे? विद्या, विद्या घन आलय, विद्या धन आलय। तो आलय में आ होगा, आ के बाद हमारे क्या होगा? आ होगा। तो क्या होगा इसमें? आ के बाद आ होने पर अकै सर्वण दीर्घ से आ होगा, तो इसलिए क्या होता है? ये विद्यालय बना। उसी तरह शिवालय, शिव जमा आलय, तो यानी शिव माने होता है शिव भगवान, आलय माने होता है घर, यानी शिव भगवान का घर। उसी तरह विद्यालय, विद्या माने विद्या का, आलय माने क्या होता है? घर, विद्या का घर। उसी तरह मैंने आपको बताया था एक परम, परम माने होता है सुंदर, अर्थ माने अर्थ, अर्थात जिसका सुंदर अर्थ होता है उसको क्या कहते हैं? परमार्थ। बताओ यहां तक समझ में आया या नहीं आया? तो आगे बढ़े। ये दीर्घ संधि आपकी, मैंने आपको बताया जो दीर्घ संधि है, दीर्घ संधि में आपका समान मेल होगा। आपको कुछ नहीं, केवल बड़ा आ, बड़ी आई, आऊ और रीली देखना। जैसे मैंने आपको एक रीली का उदाहरण दिया, जैसे मैं यहां पर लिख दूं पित्राणाम, पित्राणाम। अब बताओ इसमें क्या आ रहा भाई? क्या आ रहा? ये रीली आ रहा है इसमें, ये वाला रीली आ रहा है इसमें, मैंने अभी कराया था जो ये वाला। अब रीली आ रहा, तो दोनों में मुझे पता अकै सर्वण दीर्घ से दीर्घ होगी, तो क्या करेंगे? पित्र हो जाओगा। अब पित्र में अगर मैं ऐसे लगा दूंगा तो एक ऋषि आ जाओगा, और प्लस में ऋणाम, क्या हो जाओगा?
ऋणाम पित्राणाम, तो रीली के बाद रीली आने पर क्या हो जाएगा, उसको दीर्घ हो जाएगा, तो इसलिए क्या बना, पित्राणाम बना है। आया समझ में या नहीं? तो मैंने आपको बताया बहुत ही सिंपल इजी है, जहां पर क्या हो जाएगा, जहां पर यानी अक, अक के बाद अक आ जाओगा। कहने का मेरा होता है कि समान वर्ण, जहां पर अक है सर्वणे दीर्घ मतलब अक के बाद सवर्ण माने होता है सवर्ण, समान वर्ण आ जाओगा, वहां पर क्या हो जाएगा, वहां पर दीर्घ संधि हो जाएगी। तो इसमें क्या होता है, समान मेल जहां पर होगा वहां पर क्या होती है, दीर्घ संधि। तो नेक्स्ट बढ़े, सभी बच्चे संतुष्ट? नेक्स्ट चलो, अब है इसके बाद गुण संधि। इसके बाद क्या होती है, गुण संधि। अब गुण संधि का जो सूत्र है, गुण संधि का जो सूत्र है वो है आद गुण है। आद क्या है, आद गुण है। संधि का सूत्र क्या है, आद गुण है। क्या है, आद गुण है। मैंने आपको बताया कि आद गुण है। अब देखो इसने बताया कि हमने वहां पर तो क्या करा, समान व्ययन करना, लेकिन इसने कहा कि आद माने होता है जहां पर पहले वाले भाग में यानी ए आओगा या आ होगा, और धन में क्या होगा, दूसरे वाले भाग में ई आओगा या आई आओगा, तो उसको क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये वाला ए हो जाएगा। दूसरी बात, पहले वाले भाग में ए आओगा या आ होगा, और धन में क्या होगा, ऊ आओगा या आऊ आओगा, तो क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। तीसरा नियम है, ए के बाद या आ के बाद क्या, नहीं ये वैसे लगगा, ये अच्छा ये तो ए हो जाओगा, ये फिर लगगा। मात्रा नहीं आवे, इस पर आओगी ओ। अब ए के बाद या आ के बाद री हो जाओगा या री हो जाओगा, तो उसको क्या हो जाओगा, अर हो जाओगा। हाँ, तो मेरा कहने का मतलब है, आप जब संधि में ए ओ और अर देखोगे, यानी ए ओ और क्या देखोगे, अर देखोगे, यानी जहां पर आपको ए मिल जाएगा, जहां पर ओ मिल जाएगा और जहां पर अर मिल जाओगा, तो आप ये समझियो कि पहले में मैं इन दोनों में से एक लेऊंगा और बाद में इन दोनों में से एक लेऊंगा। ठीक है, जहां पर मेरे वर्ण की सामान्य होगी, यानी जहां पर वर्ण आपस में बैठेंगे मात्राओं के अनुरूप, तो वहां पर मुझे इसी तरह लेना पड़ेगा। जैसे कि मैं यहां पर लिख दूं एक उदाहरण, रमेश, मैंने यहां पर लिख दिया क्या, रमेश। अब रमेश में मुझे ये बताओ कि रमेश में कैसे संधि हो रही, रमेश में क्या वर्ण आ रहा, नया वर्ण बाद में। देखो ये वाला ए आ रहा, तो जहां पर मेरा ए आ रहा, तो मैं वे दो वर्ण मैंने लिख दिया, र और मैं। अब रम में कुछ नहीं, तो रमा बना दिया मैंने, रमा में क्या आगा, आ आगा। अब जब रमा में आ आगा, तो मैंने कहा था ए तब आओगा बाद में इन दोनों में से ए। अब ईश के लिए मैं क्या करूंगा, बड़ा ई लेऊंगा, तो क्या लेऊंगा, बड़ा ई। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, बड़ा ई लेऊंगा, ईश। तो ए के बाद ई आने पर तो मैंने कहा था क्या है, ए हो जावे। अब बताओ समझ में आया या नहीं आया? मैंने आपको बताया जैसे ही मैं वर्णों को तोड़ूंगा, तोड़ने पर मैं क्या करूंगा, इन दोनों में से एक और इन दो में से एक, यानी इन दो में से एक और इन दो में से एक, तब जाकर ए होगा। अब मैं अगर इसको जोड़ू, अब जोड़ने की बात करेंगे हम, अगर मैं रमेश को जोड़ू, ए तो आ ही गया, ई भी आएगा। अब इन दोनों के स्थान पर क्या होगा, ए होगा। अब ए लेने के लिए मैं क्या करूंगा, इसमें से आ खत्म करूंगा, रैम में होगा। अब मैं इसमें से ई खत्म करूंगा, शह बचगा, एक ही मात्रा यहां पर लगा दी, इसलिए रमेश बनाइए। आया समझ में? नेक्स्ट देखेंगे इससे बाद में। जैसे मैं यहां पर लिख दू महोदय, मैंने यहां पर लिख दिया महोदय। अब महोदय में क्या होगा, ओ आ रहा, देखो जब मेरा ओ आ रहा, तो ओ के बाद मैं क्या करूंगा, ए और आ में से एक, ऊ और औ में से एक, तो क्या करूंगा मैं, महा जमा, महा में आगा, आ के बाद में क्या करूंगा, ऊ आओगा, तो क्या हो जाएगा, उदय। मैंने कहा था ए के बाद ऊ आने पर क्या हो जाए, ओ हो जाता है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। नेक्स्ट चले, तो मैंने ये एक उदाहरण है, जैसे मैं यहां पे लिख दूं महर्षि,
जैसे मैं यहां पे लिख दूं महर्षि। हाँ, तो महर्षि में देखो क्या आ रहा मेरा, तो देखो यहां पे तो मेरा ए आगा, और ए के बाद ये रे आ रहा, धर रहे, तो अर आगा। तो अर के मैंने क्या कहा था, अर के लिए मैंने कहा था दो में से एक और दो में से एक, तो मैं क्या करूंगा इसको महाधन ऋषि। तो क्या होगा ये महर्षि। तो आ के बाद धन में री आगा, तो उसको क्या करेंगे हम अर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा अर। बताओ यहां तक समझ में आया या नहीं। मैंने कुछ नहीं करा, केवल मैंने इन वर्णों को पकड़ा। किन को पकड़ा, इन वाले वर्णों को, केवल मैंने इन वर्णों को पकड़ा और इन पे मैंने काम करा। क्या करा, हाँ, जैसे मैंने यहां पे लिख दिया भवेश, मैंने यहां पे लिख दिया भवेश, तो क्या हो जाएगा भव प्लस, हाँ वेरी गुड, तो क्या हो जाएगा भव में ए आगा, और ए के बाद क्या आ जाएगा ईश और से, भव जमा ईश आ जाएगा। तो ए के बाद ई आने के बाद क्या हो जाएगा ए होता है। केवल मैंने इन वर्णों पर काम किया और मैंने कहीं पर काम नहीं किया। केवल सूत्र क्या बता रहा कि इन वर्णों के बाद अगर ये आ जावे तो ये हो जावे। यानी जहां पर मैं संधि करूंगा, पहले मुझे सबसे पहले आपने देखा होगा ए वर्ण जो है इसका मतलब जब हम गए ऐसे और ई से मिलकर बना तभी तो ए होया। तो इसी तरह मैंने यहां काम करा। अगर ऊ की बात करूंगा तो आ और ऊ से मिलकर बना, अगर अर की बात करूंगा तो आ और रीली से मिलकर बना। तो मेरा कहने का मतलब है जब वर्ण आपस में बैठेंगे तभी क्या होगी संधि होगी। तो कोई सा भी वर्ण हो, जैसे एक उदाहरण और है, जैसे मैं यहां पे लिख दूं उपेंद्र, मैं एक उदाहरण लिख दूं उपेंद्र, मैं यहां पे लिख दूं उपेंद्र, तो बताओ कैसे होगा उपेंद्र। हाँ, उप प्लस इंद्र, कैसे पता करा हमने, गुण संधि है इसमें, ए आ रहा, तो क्या आ रहा है इसमें यहां पर एक ही मात्रा, तो मैं क्या करूंगा उप धन इंद्र, उप आगा, उप में ए आगा और धन में क्या आगा इंद्र आगा, तो उप घन इंद्र होगा। तो धन में क्या आगा ई के बाद क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। बताओ समझ में आया या नहीं। तो मैंने आपको बताया केवल मैंने इन्हीं वर्णों पे काम करा, ए ओ और अर पे काम करा, और मैंने अदर कहीं काम नहीं करा। तो मैंने आपको बताया गुण संधि। जैसे गणेश लिख दूं मैं, एक वाक्य है गणेश, जैसे गणेश है तो गणेश में कैसे बनेगा बताओ भाई, गण प्लस ईश। अब देखो हमें क्या पकड़ना, सबसे पहले मुझे ये ए पकड़ लिया मैंने यहां से। अब जब मेरा ए आ जाओगा तो मुझे पता लगा कि ए के बाद या आ के बाद, इन दो वर्णों के बाद इन दोनों में से एक और क्या आ जाओगा, जब ई आओगा और आई आओगा तो इसका मतलब तब जाके मेरा ए बनेगा। बस मुझे तोड़ने पे इन पर काम करना और जोड़ने पे अकेला इस पर काम करना। बताओ यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, नेक्स्ट चले। जैसे उतार लो, जैसे एक उदाहरण और है, जैसे ये है, मैंने ग्रीष्म ऋतु लिखवा दिया, जैसे ग्रीष्म ऋतु होगा, कैसे बनेगा बताओ भाई, ग्रीष्म ऋतु देखो ए आ रहा और ए के बाद रे आ रहा, तो क्या हो जाएगा ग्रीष्म, ग्रीष्म में ए आगा और धन में क्या हो जाएगा ऋतु, ग्रीष्म जिमा ऋतु हो जाएगा। तो ए हो जाएगा, ए के बाद क्या हो जाएगा री, तो क्या हो जाएगा अर हो जाएगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम यहां तक। देखो ग्रीष्म ऋतु ले दोबारा से फिर, जैसे ग्रीष्म और तू, हाँ हाँ, तो देखो मैं पे क्या आ रहा, मैं पे ए आ रहा, तो ए के बाद मैंने कहा गा और रे ये रहा हमारा ऊपर अर आगा, तो अर के बाद मैं क्या करूंगा, अर के बाद मुझे वो वर्ण लेना, यानी ए या आ के बाद री या री लिया हुआ, तो वहां पर क्या हो जाएगा अर हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, इसका बन जाएगा ग्रीष्म, ग्रीष्म में जोगा तू, ग्रीष्म में ए होगा और ए के बाद री आना मुझे, तो ऋतु होगा। अब ऋतु में री होगा, अब दोनों को मिलाकर क्या हो जाएगा अर हो जाएगा। अब यहां तक बताओ किसी के समझ में आया या नहीं आया। ठीक है,
तो मैंने आपको बताया जहां पर दो वर्ण आपस में जो है क्या करेंगे, पास बैठेंगे, तो उसे क्या कहते हैं, परासन्निकर्षा संहिता। यानी दो वर्णों की आपस में जो समीपता होती है वो क्या कहलाती है, संधि कहलाती है। तो जहां पर संधि होगी वहां परासन्निकर्षा होगी। मैंने आपको बताया अगर हमें दीर्घ संधि पर काम करना तो हम क्या करेंगे, बड़ा आ और बड़ा ई, बड़ा आओ और रीली, इन पर काम करेंगे। यानी अकय सर्वणे दीर्घ, यानी अक के बाद समान वर्ण आएंगे तो क्या करेंगे, दीर्घ करेंगे। उसी तरह गुण संधि को हम क्या करेंगे, आद गुण है, यानी क्या करेंगे, गुण के बाद जो है क्या करेंगे, आ या आई के बाद ए ओ और अर होगा तो उस पर क्या करेंगे, हम गुण पर काम करेंगे। तो आपको केवल यही चीज पर काम करना और कुछ नहीं। तो कल मिलेंगे नई क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत।